आज हम आपके लिए फिर एक न्यू ट्रिपल सी क्लास लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में ट्रेस डिपेंडेंस के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग होता है? ए ऑप्शन शिफ्ट के साथ F5, बी ऑप्शन कंट्रोल के साथ F5, सी ऑप्शन शिफ्ट के साथ F7 और डी ऑप्शन आपका शिफ्ट कंट्रोल के साथ F7। देखिए, ये जो होता है ट्रेस डिपेंडेंसी होता क्या है? अगर आप ये लिब्रा ऑफिस की हमारी सीट है, इस सीट के अंदर इस प्रकार से सेल होते हैं। आपने इस सेल के अंदर फार्मूला लगा दी, इक्वल करके इस सेल की वैल्यू दे दी। ठीक है, तो होगा क्या, अगर आप यहाँ पर जाने के बाद इस ट्रेस डिपेंडेंट को ऑन कर दोगे तो इसमें एक नीला रंग का तीर आएगा, नीले कलर का तीर आएगा। उसी तीर को हम क्या बोलते हैं? ट्रेस डिपेंडेंस। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट के साथ F5। ये आंसर बिल्कुल राइट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। शिफ्ट के साथ F5 का उपयोग ट्रेस डिपेंडेंस के लिए किया जाता है। जब आप किसी सेल को चुनकर ये शॉर्टकट दबाते हैं तो उस सेल से एक नीले रंग का तीर उन सभी सेल्स की तरफ खींचता है जिसमें मौजूद फार्मूले उस सेल से मान पर निर्भर करते हैं। ये फीचर स्प्रेडशीट में ऑडिटिंग करने और ये समझने में मदद करता है कि एक सेल में बदलाव करने से अन्य कौन से फार्मूले प्रभावित होंगे। इसे मेनू बार में टूल्स के अंदर जाओगे, फिर टूल्स में डिटेक्ट पे जाना है, फिर ट्रांस डिपेंडेंट पे जाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी भी आइकन पर माउस कर्सर रखने से खाली जगह नामक एक छोटा सा बॉक्स प्रदर्शित होता है, उस बॉक्स को क्या कहते हैं? देखिए, ए ऑप्शन स्टेटस बार, बी ऑप्शन टूल टिप, सी ऑप्शन टास्क पैनल या डी ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। आपका यहाँ पर जो डेस्कटॉप विंडो होती है उसमें छोटे छोटे आइकन्स होते हैं। जैसे आप सिर्फ माउस का जो कर्सर होता है, माउस का कर्सर उसके ऊपर रखते हो तो एक बराबर में विंडो ओपन होकर आ जाती है छोटी सी, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा हमारा, टूल टिप। अगला प्रश्न देखते हैं हम, पहले इसकी एक्सप्रेशन। जब हम माउस पॉइंटर को किसी आइकन के ऊपर ले जाते हैं तो एक छोटा इंफॉर्मेशन बॉक्स दिखाई देता है जिसे टूल टिप कहते हैं। ये आइकन के कार्यों का संक्षिप्त विवरण देता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ए ऑप्शन कंट्रोल के साथ F2, बी ऑप्शन कंट्रोल के साथ F3, सी ऑप्शन कंट्रोल के साथ F4 और डी ऑप्शन है कंट्रोल के साथ F5। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ए, कंट्रोल के साथ F2। देखिए, जैसे आप कंट्रोल के साथ F2 दबाओगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आएगी और उसके अंदर कई सारे फंक्शन होंगे, जैसे कि सम करना है आपको या फिर एवरेज निकालनी है। जो भी आपको कम से कम 5-6 प्रकार के आपके फार्मूले दिखाई देते हैं, जो आपका मन हो वो करने के बाद उसका फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। कंट्रोल के साथ F2 दबाने पर फंक्शन विंजार्ड खुलता है। इसके माध्यम से सम, एवरेज, इफ आदि फंक्शन को आसानी से इंसर्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है, इक्वल कंटेंट 509.8 कोमा 7 का परिणाम क्या होगा? देखिए, ए ऑप्शन आपका है 72.82, बी ऑप्शन है 72, सी ऑप्शन है 73 और डी ऑप्शन है 71। ये करता क्या है? कंटेंट का मतलब ये है कि जो हमने 7 दे रखा है, ये 7 जो है इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। जैसे कि हम 7 के पाड़े से पूरा डिवाइड कर देते हैं, कितना? 509 पॉइंट और ये 8। इसको अब हम इसको पूरा पूरा काटते हैं, 7 के पाड़े से 7 आ जाएगा, ठीक, एक आ जाएगा, ये 9। 7 के पाड़े से काटेंगे, 7 दूनी 14, इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पे जो भी शेष बचेगा। अब देखिए, इसका फार्मूले का काम है, ये आपका हमेशा शेषफल देता है और ये पॉइंट वाला शेषफल नहीं देता, ये टोटली शेषफल देता है, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं देता। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर बिल्कुल राइट होगा क्या होगा? बी, 72 आंसर बिल्कुल राइट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एग्जाम्पल में क्वांटेंट फंक्शन केवल भागफल का पूर्णांक लौटाता है और दशमलव के भाग को हटा देता है, और जब इससे इसको भाग करेंगे तो इसलिए 72 क्या होगा? 72 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी मेमोरी का उपयोग मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए किया जाता है? जैसा कि आप सब लोग जानते हो, सबसे पहले हमारा क्या होता है? एक बायोस फंक्शन होता है विंडोज के अंदर। हमारा कंप्यूटर सीपीयू बंद होने के बाद भी ये बायोस जो होता है उसकी सेटिंग रखता है। जैसे हम सीपीयू ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस फंक्शन भेजता है सबके पास, जैसे कि रैम के पास, रैम, रोम, मदरबोर्ड वगैरह सबके अंदर को फंक्शन भेजता है, वो देखता है सारे के सारे चालू है ही नहीं है। फिर क्या करता है, जो आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई होती है, जैसे कि HDD या फिर SSD, सॉलिड डिस्क ड्राइव, ये लगी होती है, इससे आपकी विंडो उठाता है और वो सीधे कहाँ पहुंचा देता है? रैम के अंदर, और रैम इस पे वर्क करना चालू कर देती है। तो भाई आपका पूछा है कि इसका उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन रैम, बी ऑप्शन कैच, सी ऑप्शन रोम
या डी ऑप्शन वर्चुअल मेमोरी। तो आपका सही उत्तर होगा रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? रीड ओनली मेमोरी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मदरबोर्ड पर रोम में स्टोर रहता है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसलिए बिजली बंद होने पर भी इसका डेटा सुरक्षित रहता है। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि अगर आपके उसमें कंप्यूटर में करंट है, करंट नहीं है, तब भी ये वर्क करेगा, ठीक है। और अगर करंट होगा, जैसे कि आपकी क्या होती है? रैम। रैम क्या होता है? जब तक आपके सीपीयू में करंट है तब तक ये वर्क करती है, जैसे करंट हट जाता है या फिर लाइट वगैरह भाग जाती है, ये अपना सारा डाटा तुरंत उठाकर जहां से एसएसडी वगैरह या एचडीडी वगैरह से जो डाटा लेगा, ये तुरंत उसको वापस रिटर्न कर देती है। तो ये क्या हो गया? ये वोलेटाइल मेमोरी हो गई, जब तक लाइट है तब तक चल रही है। और रोम क्या हो गया? ये नॉन वोलेटाइल हो गई, मतलब लाइट हो या नहीं हो ये काम करेगी करेगी। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट प्रविष्टि को बदलने या जोड़ने का विकल्प किस मेनू में होता है? ए ऑप्शन व्यू मेनू में, बी ऑप्शन टूल्स में, सी ऑप्शन इंसर्ट में या डी ऑप्शन फॉर्मेट में। तो यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा बी, टूल्स में। जैसे आप टूल्स पे क्लिक करोगे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट का ऑप्शन टाइपिंग के दौरान होने वाली सामान्य गलतियों को स्वतः सुधारने के लिए किया जाता है। ऑटो करेक्ट को प्रविष्ट को जोड़ने, हटाने या बदलाव विकल्प टूल मेनू में उपलब्ध होते हैं। कहीं कहीं इसको मिलता है स्पेल, स्पेल चेक भी बोलते हैं इसको, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हटाए गए ईमेल आमतौर पर परिभाषित समय के लिए कहाँ संग्रहित किए जाते हैं? ए ऑप्शन इनबॉक्स में, बी ऑप्शन ड्राफ्ट में, सी ऑप्शन ट्रेस फोल्डर में या डी ऑप्शन सेंट फोल्डर में। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा सी, ट्रेस फोल्डर के अंदर। अगर हम अपने ईमेल है उसको डायरेक्ट डिलीट कर दें तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? हमारा ट्रेस फोल्डर के अंदर। और ट्रेस फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम इसको डिलीट करेंगे तब जाके वो परमानेंटली डिलीट होगा, वरना नहीं होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि विंडो पर कोई भी आइकन वगैरह जो होते हैं आइकन, इसको परमानेंटली डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिलीट की गई ईमेल्स तुरंत स्थायी रूप से नहीं हटती, वे पहले ट्रेस डिलीट आइटम फोल्डर में जाते हैं, कुछ समय के बाद स्थायी रूप से उसको हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को कैसे दर्शाता है? ए ऑप्शन A1 के द्वारा, बी ऑप्शन $A$1 के द्वारा, सी ऑप्शन $A$1 के द्वारा, या डी ऑप्शन है $A1 के द्वारा। देखिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इसको हम फ्रीज भी बोलते हैं। अगर हिंदी में देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है इस सेल को, जैसे कि हमारा हो गया A1, इस सेल को फ्रीज कर दो, या फिर A2 इस सेल को फ्रीज कर दो। फ्रीज करने का मतलब ये है कि इस फार्मूले को अगर नीचे को आप ड्रैग भी करोगे तो वो वैल्यू हमेशा A1 की ही लेगा। और बेस अगर फ्रीज नहीं करते हो तो नीचे जैसे आपने ड्रैग करा, यहाँ पर मान लो यहाँ पर B1 है, यहाँ पर B2 के अंदर सेम फार्मूला यहाँ से आपने ड्रैग करा, यानी कि ड्रैग करके नीचे लगाया, तो वो क्या कर देगा? A2 की वैल्यू उठाएगा। यहाँ पे B2 में फार्मूला लगा तो A2 की वैल्यू लेगा, ना कि वही वाली। और अगर आपने इसको फ्रीज कर दिया तो वो क्या करेगा? B2 में भी सेम वैल्यू उठाएगा, B3 में भी सेम वैल्यू उठाएगा, ये सेम टू सेम सिर्फ इसी सेल की वैल्यू उठाएगा, दूसरा सेल चेंज नहीं करेगा। तो वही पूछा गया, उसका सही उत्तर होगा आपका बी। इस प्रकार से इसको हम फ्रीज करा देते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस में रो और कॉलम दोनों फिक्स होते हैं, इसीलिए फॉर्मूला कॉपी करने पर रेफरेंस नहीं बदलता, इसे $A$1 के रूप में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, इनपुट डेटा पर किए गए चेकिंग ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन वैलिडेशन, बी ऑप्शन फॉर्मेटिंग, सी ऑप्शन सॉर्टिंग या डी ऑप्शन फिल्टरिंग। यहाँ पर पूछा इनपुट डेटा पर किए गए चेकिंग ऑपरेशन, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि इस प्रकार से एक सीट होती है और यहाँ पे एक तीर का निशान हो जाता है। तो पहले से हमने एक लिस्ट बना ली, इसके अंदर पहले लिस्ट बनाई, जैसे कि हमने लिख दिया ADCA DFA। तो वो जो लिस्ट पहले से बन रही होगी, तो उसको हम जब चेकिंग ऑपरेशन में चेक करने के बाद हमने ADCA B ऑप्शन वगैरह चुन लिया, तो उसको हम बोलते क्या है? उसको बोलेंगे ए ऑप्शन वैलिडेशन। बिल्कुल राइट होगा। एक्सप्लेन वैलिडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ये जांच किया जाता है कि दर्ज किया गया डाटा सही फॉर्मेट में निर्धारित नियमों के अनुसार है या नहीं है। जो आप डाटा दोगे वही इसमें फिट होगा, अलग से कोई डाटा नहीं आता। अगला प्रश्न देखते हैं। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ये ऑप्शन ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑप्शन होगा ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, सी ऑप्शन होगा ऑटोमेटिक ट्रांसफर मोड, या डी ऑप्शन होगा ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। एक्सप्लेन देखते हैं। एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मशीन है जिसके माध्यम से कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट आदि सेवाएं उपलब्ध की जा सकती है।
अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस जूम का विकल्प कहाँ दिखाई देता है? अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यानी कि पावर पॉइंट, ठीक है, जिसको हम प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन, उसका विकल्प में जूम का ऑप्शन कहाँ दिखाई देता है? ए ऑप्शन मेन्यू बार में, बी ऑप्शन स्टेटस बार में, सी ऑप्शन टाइटल बार में, या डी ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार में? तो ये जो आपको दिखाई देता है, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका बी, स्टेटस बार। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम स्लाइडर का सामान्यतः स्टेटस बार में दिखाई देता है। इसके द्वारा स्लाइड्स को बड़ा या छोटा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले एटीएम मशीन किस बैंक ने शुरू की थी? ए ऑप्शन एसबीआई ने, बी ऑप्शन आईसीआईसी बैंक ने, सी ऑप्शन एचएसबीसी बैंक ने, या डी ऑप्शन पीएनबी बैंक ने? देखिए सबसे पहले जो एटीएम स्टार्ट हुआ था वो आपका करा था सी ऑप्शन एचएसबीसी बैंक द्वारा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। भारत का पहला एटीएम 1987 में मुंबई में एचएसबीसी बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। ये भारतीय बैंक के इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगला प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग में सेज का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो क्लाउड कंप्यूटिंग से लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। देखिए जिस प्रकार से आप फोटो वगैरह खींचते हैं अपने फोन से, तो डाटा कहाँ पे सेव होता है? आपकी फोन की मेमोरी में जाके। इसी प्रकार से अगर इंटरनेट पर, कहाँ पर, इंटरनेट पर कोई भी पिक्चर वगैरह डालते हैं तो वो आपकी क्लाउड मेमोरी में जाके सेव होती है। क्लाउड मेमोरी, जैसे कि आपने अपनी ईमेल बनाई, क्या, एक ईमेल बनाई, तो ईमेल के अंदर आपको 15 जीबी तक का डाटा बिल्कुल फ्री मिलता है। उसके अंदर आप फोटो एल्बम वगैरह कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। वो क्या होगा, आपका ऑनलाइन होगा। अगर दूसरा किसी का फोन आप उठाओगे और अपना ईमेल, उसके अंदर ईमेल लॉगिन करोगे, तो आपके फोटो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी होंगे सारे के सारे रिटर्न मिल जाएंगे। तो उसमें पूछा गया हमसे एस की फुल फॉर्म क्या होगी? ए ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, बी ऑप्शन सिस्टम एज ए सर्विस, और सी ऑप्शन है स्टोरेज एज ए सर्विस, और डी ऑप्शन है सिक्योरिटी एज ए सर्विस। तो यहाँ पर हमारा ए उत्तर बिल्कुल सही होगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीएस क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मॉडल, इसमें सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के जैसे कि ऑनलाइन ऑफिस एप्लीकेशन और वेब सर्विस सीएस मॉडल पर कार्य करता है। आपने देखा होगा, क्या नाम है, ऑफिस 365, ये क्या होता है, हमारा ऑनलाइन चलता है। अगला ऑप्शन क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई भी प्रेजेंटेशन निम्नलिखित रूप से निर्यात किया जा सकता है। ए ऑप्शन पीडीएफ के द्वारा, यानी कि डॉट पीडीएफ, ये इसका एक्सटेंशन है। एचटीएमएल डॉट एचटीएमएल इसका एक्सटेंशन है। बी ऑप्शन है इमेज फॉर्मेट डॉट पीएनजी डॉट जेपीजी इसका एक्सटेंशन है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, यानी कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। क्या पूछा है इसमें, लिब्रे ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन निम्नलिखित रूप से निर्यात किया जा सकता है। पीडीएफ में भी किया जा सकता है, एचटीएमएल और इमेज फॉर्मेट में, सबके अंदर किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस उपयोगकर्ता अपनी प्रेजेंटेशन फाइलों को विभिन्न प्रकार के प्रारूप निर्यात करने में सुविधा देता है। इसे सीधे पीडीएफ या वेब ब्राउजर में देखने के लिए एचटीएमएल स्लाइड्स को तरीके से रूप में सहेजने के लिए पीएनजी जेपीजी में बदला जा सकता है। लेकिन याद रखना, ये एचटीएमएल के अंदर सिर्फ और सिर्फ देखा जा सकता है। ये मत सोचना कि इससे आप वेबसाइट बना लोगे, और वेबसाइट बनाने के बाद जैसे कि वेबसाइट हमारा रन करती है, हमने इधर क्लिक करा, फिर अगला ऑप्शन खुल गया, उधर क्लिक करा, अगला ऑप्शन, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। सिर्फ और सिर्फ दिखा सकता है कि हाँ, अगर इसमें कि आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको डेस्कटॉप पर इस प्रकार की दिखाई देगी और फोन पे इस प्रकार की दिखाई देगी। अगला ऑप्शन देखते हैं, HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज, बी ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी ऑप्शन हाई टेक्स्ट मार्केटिंग लैंग्वेज, या डी ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज। देखिए HTML का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बी आंसर बिल्कुल राइट होगा। अब HTML पढ़ लेते हैं। ये क्या है, हमारी एक कोडिंग भाषा है। कैसी भाषा है? कोडिंग भाषा। और ये वेबसाइट को बनाने का काम करती है। ये किससे मिलके बनते हैं? जैसे कि ये मान लो कि स्ट्रक्चर है CSS और प्लस जावास्क्रिप्ट, इस तीनों को मिलाने के बाद एक बहुत ही सॉलिड और बहुत बढ़िया आप वेबसाइट बना सकते हो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। HTML वेब पेज बनाने में उपयोग की जाने वाली सबसे मानक भाषा है। ये किसी वेब ब्राउजर जैसे कि क्रोम या फायरफॉक्स को बताती है कि टेक्स्ट, चित्र, अन्य सामग्री इंटरनेट पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाए। और अगर कलर कोडिंग वगैरह करनी है तो हम CSS का यूज करते हैं, और उसके अंदर कुछ हमें एथिक्स डालने हैं, जैसे कि कुछ फंक्शन वगैरह डालने हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट के द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ई लर्निंग में ई का क्या मतलब है? ए ऑप्शन इंस्टॉल, बी ऑप्शन इकोनॉमिक्स, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक, या डी ऑप्शन एजुकेशनल। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा सी, इलेक्ट्रॉनिक।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। ई लर्निंग का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होता है। इसका अर्थ है इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और डिजिटल माध्यमों से आपके घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना। डीएफटी का फुल फॉर्म क्या होगा? ये ऑप्शन डिजाइन फॉर टेस्टेबल यानी कि डिस्क्रेट या फॉरनर ट्रांसफर ये होगा, या बी ऑप्शन डेटा फाइल ट्रांसफर, सी ऑप्शन डिजिटल फाइबर टेक्नोलॉजी, डी ऑप्शन डायनेमिक फाइल ट्रैकिंग। यहाँ पर जो टीटीपी का फुल फॉर्म सही होगा वो होगा ए उत्तर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर इंजीनियर डीएफटी का मतलब डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी होता है, जिससे चिप की टेस्टिंग आसानी होती है। वही कंप्यूटर साइंस और सिग्नल प्रोसेसिंग में इसका अर्थ डिक्रेट फॉरनर ट्रांसफर होता है, जो सिग्नल को फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में बदलता है। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? लिब्रा ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए हम किस डिजिटल हस्ताक्षर मेनू विकल्प का उपयोग करते हैं? ये ऑप्शन को उपयोग जो करते हैं हम, वो ऑप्शन मिलता कहाँ पर है? ये ऑप्शन है आपका फाइल मेनू के अंदर, बी ऑप्शन एडिट मेन्यू के अंदर, सी ऑप्शन टूल्स मेन्यू के अंदर, डी ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू के अंदर। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा इसमें ए, फाइल मेनू के अंदर। उत्तर बिल्कुल राइट होगा। और बहुत जल्द हम ट्रिपल सी का टॉपिक वाई टॉपिक एक एक चीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो जल्दी आपको पोस्ट करेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए डिजिटल रूप से प्रमाणित करने के लिए आपको मुख्य मेनू फाइल के अंदर डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर्स पर जाना होता है। अगला प्रश्न है। सूचना प्रौद्योगिकी में एक छोटी भौतिक संरचना है जिसमें से एक कंप्यूटर और एक डिस्प्ले स्क्रीन शामिल होती है, जो सार्वजनिक क्षेत्रों या व्यवसायिक परिसरों में लोगों के लिए जानकारी प्रदान करती है। उसको क्या बोलते हैं? ए राउटर, बी मॉडेम, सी किसको, या फिर डी मेन फ्रेम। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा सी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक स्वयं सेवा इंटरेक्टिव डिवाइस होता है। ये एटीएम, रेलवे स्टेशन, माल या एयरपोर्ट पर लगी होती है। इसके लोग टिकट बुक कर सकते हैं, जानकारी देख सकते हैं तथा अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है। तकनीकी संक्षिप्त नाम को उसके सही रूप में हमें मिलान करना है। ये ऑप्शन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बी का वन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फिर उसके बाद आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके बाद आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या सी ऑप्शन इंटरनेट प्रोटोकॉल पहले आएगा, फिर आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और सी आएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए, बिल्कुल राइट। सबसे पहले यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका मतलब हो गया यूआरएल, फिर आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी, फिर उसके बाद क्या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन। ये इस प्रकार से तीनों चलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। देखो एक्सप्लेनेशन भाई लिखा, यूआरएल की फुल फॉर्म ये लिख दी है, आईपी की फुल फॉर्म ये हो गई, वीपीएन की ये हो गई। अगला प्रश्न क्या है? हम एक पेज नंबर डाल सकते हैं। हम अगर पेज नंबर डालना है हमें तो किसके द्वारा डाल सकते हैं? ए ओनली हेडर में डाल सकते हैं, बी ओनली फुटर में डाल सकते हैं, सी बोथ हेडर और फुटर दोनों में डाल सकते हैं, या मिडिल ऑफ द पेज में डाल सकते हैं। देखिए अगर हमने एक फाइल ड्रॉ कर ली है, ठीक है, जैसे कि 20 पेज की या 50 पेज की, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर पेज नंबर डाल दें ताकि हमें पता ले कि हमारी कितने पेजों की फाइल है। तो वो किसका ही पड़ा, हम दोनों में डाल सकते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बोथ हेडर और फुटर हम दोनों जगह इसको लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसकी लिब्रा ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करने के लिए पेज नंबर को ऊपरी पेज के हिस्से यानी कि हेडर और निचला फुटर दोनों में किसी जगह डाला जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है? किसी पार्ट यानी कि टेक्स्ट के ऊपर दी गई पंक्ति क्या कहलाती है? ए ऑप्शन अंडरलाइन, बी ऑप्शन ओवरलाइन या मैक्रोन, सी ऑप्शन स्ट्रेट आउट, या बी ऑप्शन वेस्टली। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा बी, ओवरलाइन या मैक्रोन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसी अक्षर या टेक्स्ट के नीचे खींची गई लाइन को अंडरलाइन कहते हैं, बीच से काटने वाली लाइन को स्ट्रेट आउट कहते हैं, और टेक्स्ट के ठीक ऊपरी हिस्से में खींची गई लाइन को क्या कहते हैं हम? ओवरलाइन या मैक्रोन। अगला प्रश्न क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में नई शैली यानी कि न्यू स्टाइल फ्रॉम सेक्शन के लिए आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करोगे? ये ऑप्शन F11 का, बी ऑप्शन कंट्रोल के साथ F11, सी ऑप्शन शिफ्ट के साथ F11, या डी ऑप्शन अल्ट के साथ F11। यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा सी, शिफ्ट के साथ F11। याद रखना ये पूछा है कि राइटर में नई शैली यानी कि न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पूछा है। अगर खाली न्यू फॉर्म पूछता तो आप क्या करते?
CTRL कंट्रोल प्लस N। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ लिया, न्यू स्टाइल फ्रॉम सेली, तो आपका सही उत्तर होगा शिफ्ट के साथ F11। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल स्लाइड बार को खोलने के लिए F11 दबाया जाता है, लेकिन किसी चुने हुए टेक्स्ट के आधार पर बिल्कुल नया स्टाइल बनाने के लिए न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन के लिए शिफ्ट के साथ F11 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर घटक को उसके कनेक्शन प्रकार से भूमिका का मिलान कीजिए। हार्डवेयर को, ये ऑप्शन स्टोरेज, टेम्परेचर, मेमोरी और ग्राफिक प्रोसेसिंग, क्या इस प्रकार से क्रम बनेगा, या बी सबसे पहले आएगा ग्राफिक प्रोसेसिंग, फिर आएगा स्टोरेज, फिर आएगा टेम्पोरल मेमोरी, सी ऑप्शन टेम्पोरल मेमोरी, ग्राफिक प्रोसेसिंग या स्टोरेज, इस प्रकार से आएगा ये दो ऑप्शन, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये उत्तर बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले क्या आता है, स्टोरेज, उसके बाद आएगा टेम्पोरल मेमोरी, उसके बाद आएगा ग्राफिक प्रोसेसिंग। सबसे पहले हमारे पास जैसे कि SSD या फिर HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। तो उसके बाद टेम्परेरी मेमोरी, जिसको हम क्या कहते हैं, रैम, हमारे पास दो होने चाहिए। फिर ग्राफिक, जैसे कि काम वगैरह करना है, गेम वगैरह खेलना है, ये तो बाद में लगता है हमारा, लेकिन सबसे पहले ये होना चाहिए। जब ये होगी तो इसी से डाटा रैम उठाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, IFSC का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आपसे पूछा गया है जो IFSC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ए ऑप्शन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कॉर्पोरेशन, बी ऑप्शन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बी ऑप्शन इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कोड, या डी ऑप्शन होगा आपका इंडियन फंड ट्रांसफर कोड। तो यहाँ पर हमारा बी उत्तर बिल्कुल राइट होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, IFC 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसका उपयोग भारत में NEFT यानी कि RTGS और IMPS के माध्यम से ऑनलाइन फंडिंग ट्रांसफर के दौरान बैंक शाखाओं को पहचान करने के लिए किया जाता है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं न्यू क्लास के साथ। धन्यवाद।